आज हम लेके आए हैं क्लास 12th का, ठीक है, भूगोल, जिसमें चैप्टर है परिवहन तथा संचार के। ये एनसीईआरटी बुक का है और आज हम एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम करेंगे। आज चीज़ों को हम समझेंगे कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे चीज़ें हमें याद होती हैं और कैसे हम उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट के रूप में तैयार करते हैं, ताकि हमारा पूरा बुक भी पढ़ लेते हैं और हमारा क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे परिवहन के बारे में। तो परिवहन कौन कौन से होते हैं, परिवहन कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देखते हैं हमें। परिवहन के साधन स्थल मार्ग के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा, वायु मार्ग के द्वारा। स्थल में क्या है, सड़क आती है, पाइपलाइन आती है और रेलवे है। ठीक है, जल के द्वारा अंतरस्थलीय आती है, सागरीय व महासागरीय मार्ग आते हैं। किसके अंतर्गत, जल के अंतर्गत। वायु के द्वारा जो होती है राष्ट्रीय वायु मार्ग होते हैं हमारे और अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग होते हैं। ठीक है, अब शुरू करेंगे भारत के परिवहन जाल के बारे में। ठीक है, भारत का परिवहन जाल जो है सड़क परिवहन से हम शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व का जो भारत का सड़क जाल है विश्व में किस स्थान पे आता है। तो भारत का जो सड़क जाल है वो विश्व में दूसरे स्थान पे आता है। कौन सा स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पे आता है। विश्व में पहले स्थान पे कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। जो 2020-21 का रिपोर्ट था कि भारत की कुल लंबाई जो है सड़क परिवहन के रूप में कितनी है, तो 62.16 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितनी है, 62.16 लाख किलोमीटर है। भारत में प्रतिवर्ष सड़कों के द्वारा परिवहन जो किया जाता है, कितने यात्रियों का परिवहन कितना किया जाता है, तो भारत में सड़कों के द्वारा यात्रियों का परिवहन लगभग 85% होता है और जो भार का यातायात होता है वह 70% होता है। कितना, तो सबसे ज़्यादा परिवहन के द्वारा किसका होता है, तो यात्रियों का परिवहन किया जाता है भारत में। शेरशाह सूरी ने शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था। किसको जोड़ने के लिए शेरशाह सूरी ने शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था, तो शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर बंगाल के सोनार घाटी तक सुदृढ़ एवं संगठित रखने के लिए शेरशाह सूरी मार्ग का राजमार्ग का निर्माण किया था। किसने, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी द्वारा जिस मार्ग को बनाया गया था, इसमें किस मार्ग को अंग्रेजों ने ग्रांड ट्रंक या जीटी रोड के नाम से पुनः नामित किया था, तो कलकत्ता से लेकर जो पेशावर तक, कलकत्ता से लेकर पेशावर तक जोड़ने वाले मार्ग को ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रांट जीटी रोड का नाम दिया गया था। ग्रांट जीटी रोड का ग्रांड ट्रक जीटी रोड नाम किसको दिया गया था, जिसको जीटी बोलते हैं, जीटी रोड। तो ग्रांड ट्रक रोड किस कहाँ से कहाँ तक का बोला जाता है, तो कोलकाता से लेकर पेशावर तक के बीच के मार्ग को जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ देगा कि जीटी रोड जो ब्रिटिशों के द्वारा नाम दिया गया था, उस नाम को कहाँ से लेके कहाँ तक के मार्ग को नाम दिया गया था, तो कोलकाता से लेके पेशावर तक। और शेरशाह सूरी ने कहाँ से कहाँ तक बनाया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पाकिस्तान से लेकर बंगाल की सोनार घाटी तक जोड़ना था, यानी पेशावर से लेके कलकत्ता तक जोड़ने को क्या नाम दिया गया, जीटी रोड नाम दिया गया था। वर्तमान में यह रोड कहाँ तक विस्तृत है, तो वर्तमान में यह रोड अमृतसर से लेके कोलकाता के बीच विस्तृत है। कहाँ से, अमृतसर से लेके कोलकाता तक के बीच विस्तृत है, क्योंकि पेशावर कहाँ चला गया, पेशावर पाकिस्तान में चला गया है। भारत में अब तक आधुनिक प्रकार का सड़क परिवहन अत्यंत सीमित था। कब तक सीमित था, तो द्वितीय विश्व युद्ध तक सीमित था। भारत में आधुनिक रूप से रोड बनाने का पहला गंभीर प्रयास कब किया गया था, तो भारत में आधुनिक रूप से पहला गंभीर प्रयास किया गया था रोड बनाने का 1943 ईस्वी में। कब, 1943 में। कहाँ पे, नागपुर योजना। किस नाम से बनाया गया था, तो नागपुर योजना, यानी कि सड़क बनाने के क्षेत्र में नागपुर योजना संबंधित है। यह योजना कब बनाई गई थी, तो 1943 ईस्वी में बनाई गई थी। नागपुर योजना जो बनाई गई थी आधुनिक प्रयास के रूप में, जो पहला गंभीर प्रयास किया गया था सड़क बनाने के लिए 1943 ईस्वी में, यह कार्य क्यों नहीं पूरा हो गया था, इस कार्य के पूरा न होने के पीछे वजह क्या थी, तो रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत के बीच समन्वय के अभाव के कारण यह काम पूरा नहीं हो सका था। तो भारत में सड़क बनाने का जो आधुनिक प्रयास पहला किया गया था नागपुर योजना नाम से 1943 में किया गया था, जो सफल नहीं हुआ था। ठीक, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत के स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए कौन सी योजना लाई गई थी, तो भारत में स्वतंत्रता के बाद सड़कों की दशा सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय योजना लाई गई थी। क्या लाई गई थी, एक 20 वर्षीय योजना लाई गई थी। कब लाई गई थी, एक 20 वर्षीय सड़क योजना। एक 20 वर्षीय सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी, 1961 में प्रारंभ की गई थी। लेकिन ये योजना जो प्रारंभ की गई थी, एक 20 वर्षीय योजना 1961 में प्रारंभ की गई थी, तो यह योजना कहाँ तक सीमित थी, तो यह योजना जो थी सड़कों का यह मार्ग संकेंद्र नगरी एवं उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित रहा था। ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों के संपर्क में लगभग नहीं के बराबर थे। ये सड़कों के निर्माण एवं उनके रख रखाव के आधार पर सड़कों को कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो इनको राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में, स्टेट राजमार्ग के रूप में यानी राज्य मार्ग के रूप में निर्धारित किया गया था। प्रमुख जिला सड़कों तथा ग्रामीण सड़कों के रूप में इसको निर्धारित किया गया है या बांटा गया है, यानी कि जो सड़क बनाई जाती है, जो देश के लेवल पे जो सड़क बनाई जाती है उसको अलग रखा गया है, राज्य के लेवल पे जो सड़क बनाई जाती है उसको अलग रखा गया है।
जिला के लेवल पे जो सड़क बनाई जाती है उसको अलग रखा गया है और गांव के लेवल पे जो सड़क बनाई जाती है उसको अलग रखा गया। तो इस आधार पे यानी कि सड़क के निर्माण और उसके रख रखाव के आधार पे जो विभाजन किया गया उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। देश राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग और सड़क राज्य मार्ग। सड़क राज्य मार्ग नहीं, ग्राम की जो सड़कें बनाई जाती है जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आती है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी कहलाती है? वे प्रमुख सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय महामार्ग के नाम से जानी जाती हैं। इन सड़कों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो राष्ट्रीय महामार्ग जो हैं इन सड़कों का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन तथा सामरिक क्षेत्रों तथा रक्षा सामग्री एवं सेना के आवागमन के लिए किया जाता है। कौन सी मार्ग का? तो राष्ट्रीय महामार्ग का जो निर्माण किया गया किसके लिए किया जाता है? अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए, सामरिक क्षेत्रों के लिए तथा रक्षा सामग्री के लिए या सेना के आवागमन के लिए होता है। ये जो महामार्ग हैं कौन से महामार्ग? राष्ट्रीय महामार्ग जो हैं किसको भी जोड़ते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग महामार्ग जो हैं राज्यों की राजधानियों को जोड़ते हैं, प्रमुख नगरों को जोड़ते हैं, महत्वपूर्ण पत्तनों को जोड़ते हैं तथा रेलवे जंक्शनों को जोड़ते हैं। ठीक है, यह है एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम। कैसे एनसीईआरटी को पढ़ी जाती है, कैसे चीज़ें समझी जाती हैं, ऐसे अगर हम अंडरलाइन करके पढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और हमारा नोट्स भी तैयार हो जाएगा। सही बात है। चलो बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई 1951 ईस्वी में कितनी थी? तो राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई 1951 में 19,700 किलोमीटर थी। कितनी थी? 1951 में कितनी थी? 19,700 किलोमीटर थी, जो बढ़कर 2020 तक कितनी हो गई हैं? तो 1,36,440 किलोमीटर हो गई हैं। राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई की कितनी प्रतिशत है? तो हमारे देश में जो राष्ट्रीय महामार्ग हैं, हमारे देश में जो कुल सड़क जितनी है उन पूरे सड़क का अगर मिला लिया जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग महामार्ग जो है वह 2% है। कितने हैं? 2% है। कुल सड़कों की लंबाई की मात्रा कितनी है? 2% है। कितनी है? 2%। ठीक। किंतु जो राष्ट्रीय महामार्ग है वह सड़क यातायात के कितने भाग का वहन करता है? तो यह 40% भाग का वहन करता है। कितने प्रतिशत भाग का? 40% भाग का वहन करता है, क्षमता धारण करता है। जो राष्ट्रीय महामार्ग बने हैं उस पर जो पूरे देश में जो सड़क के प्रयोग की जाती है उसमें राष्ट्रीय महामार्ग जो है वह 40% भाग प्रयोग करता है। लेकिन अगर बनावट के आधार पर देखें, ठीक है, बनावट के आधार पर देखें कि हमारे देश में जितनी सड़कें बनी हैं उन कुल सड़कों में से कितनी प्रतिशत राष्ट्रीय महामार्ग है, तो मात्र 2%। कितने हैं? मात्र 2% राष्ट्रीय महामार्ग हैं। लेकिन वहन क्षमता जो धारण करती है आवागमन के रूप में वह क्षमता कितनी है? तो 40% है। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ था? राष्ट्रीय महामार्ग का प्रचलन कब हुआ था या प्रचलन कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। कब हुआ था? जिसको NHAI बोलते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कब प्रावधान किया गया था, कब प्रचलन में आया था? तो 1995 ईस्वी में। कब आया था? 1995 ईस्वी में आया था, 1995 में। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कैसे निकाय है? तो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण जो है एक स्वायत्तशासी निकाय है। कैसी निकाय है? स्वायत्तशासी निकाय है। यह किसके अधीन है? तो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग जो है वह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन है। किस पर मंत्रालय के अधीन है? तो भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन है। और ये कैसी संस्था है, कैसी निकाय है? तो यह स्वायत्तशासी निकाय है। इसे कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन काम करती है। जो NHAI दिया गया है यह राष्ट्रीय महामार्गों के विकास के लिए, रख रखाव के लिए तथा उनके प्रचलन के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसको? भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई है। कौन सा काम? कि राष्ट्रीय महामार्ग को आपका विकास करना है, उसका रख रखाव करना तथा उसके प्रचलन की जिम्मेदारी आपको ही दी जा रही है। किसको? NHAI को दी गई है। राष्ट्रीय महामार्ग के रूप में निर्दिष्ट सड़कों की गुणवत्ता के सुधार के लिए एक शीर्ष संस्था कौन सी है? तो NHAI है। NHAI जो है वह सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए एक शीर्ष संस्था है। अगर आंकड़ा में देखें यहाँ पे दिया है 2020 का आंकड़ा दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया है कि राष्ट्रीय महामार्ग जो है उनकी लंबाई कितनी है? 1,36,440 किलोमीटर। राज्य महामार्ग कितने हैं? 1,76,818 किलोमीटर। और अन्य में जो शामिल हो कितनी है? 59,02,539 किलोमीटर। यानी टोटल कितनी है? तो 62,15,797 हैं। राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना है। राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनाएं के अंतर्गत कौन सी आती हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने देश भर के विभिन्न चरणों में कई प्रमुख योजनाओं की जिम्मेदारी ली है, जिसमें 2 प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं? एक है स्वर्णिम चतुर्भुज और दूसरी है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत क्या शामिल है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत क्या शामिल है? तो 5,846 किलोमीटर लंबी 4x6 लेन वाले उच्च सघनता के यातायात गलियारे शामिल हैं, जो देश के 4 विशाल महासागरों को जोड़ती है। कहाँ से?
दिल्ली, ये रहा, दिल्ली से मुंबई आती है, मुंबई से चेन्नई आती है, चेन्नई से कोलकाता जाती है और कोलकाता से दिल्ली जाती है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग बोलते हैं। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आती है, NHAI के अंतर्गत आती है। कितनी है दूरी, कितनी है, 5,800 कितनी है, 846 किलोमीटर है दूरी। ठीक है, कितने लेन की है, 4/6 लेन की है, 5,846। ये चीज़ ध्यान रखना है कि दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, कितनी किलोमीटर, 5,846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के साथ साथ भारत के इन महानगरों के बीच समय, दूरी तथा यातायात की लागत भी महत्वपूर्ण रूप से कम होगी, यह योजना रखी गई थी। दूसरी योजना है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारे का उद्देश्य क्या है, उत्तर दक्षिण गलियारे का उद्देश्य है जम्मू व कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को 4,016 किलोमीटर लंबी मार्ग द्वारा जोड़ना है। यानी कि उत्तर से दक्षिण गलियारे का उद्देश्य क्या है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण, उत्तर में कौन सा है, उत्तर में श्रीनगर है। ठीक है, उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक कितनी दूरी है, 4,016 किलोमीटर। कितना, 4,016 किलोमीटर। और अभी हमने जो महामार्ग के बारे में पढ़ा वो कितना था, 5,846, जो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, कितनी दूरी पूरी हुई थी, 5,846। और उत्तरी से दक्षिण गलियारे की जो बात हो रही है वो कितनी है, 4,016 किलोमीटर। कहाँ से, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक, इसको जोड़ना है। इसको क्या कहते हैं, जो कन्याकुमारी, कोच्चि, सेलम पर्वत स्कंद सहित, इसमें कौन सा शामिल है, तो कोच्चि, सेलम पर्वत स्कंद सहित इसमें उसको भी इसमें शामिल किया गया है। पूर्व से पश्चिम गलियारा कौन सा है, तो पूर्व से पश्चिम गलियारा जो है असम में सिलचर से शुरू होता है और गुजरात के पोरबंदर तक जाता है। उसकी लंबाई कितनी है, 3,640 किलोमीटर। ठीक है, दो गलियारे हैं, एक उत्तर दक्षिण गलियारा है, एक पूर्व पश्चिम गलियारा है। पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ तक जाता है, असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक। कितनी दूरी है, 3,640 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण गलियारा है 4,016 किलोमीटर। और जो चतुर्भुज महामार्ग था वो कितना था, 5,846। तो ये दूरी हमें याद करनी है। ठीक है, पहला सबसे बड़ा है चतुर्भुज वाला, कितना है, 5,846। उसके बाद कौन सा आता है, उत्तर दक्षिण गलियारा, उसकी दूरी कितनी है, उसकी दूरी है 4,016 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम वाले की दूरी है 3,640 किलोमीटर। अब बात करेंगे राज्य महामार्ग के बारे में। राज्य महामार्ग क्या है, ये क्या काम करते हैं, ये राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालयों तथा महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, राज्य को राजधानी के जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। जैसे यूपी में है तो यूपी में जो राज्य है लखनऊ है, तो लखनऊ से सारे जिलाओं को जोड़ा जाएगा, तो किसके अंतर्गत आएंगे, राज्य मार्ग के अंतर्गत आएंगे। ये मार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े होते हैं। इनके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत भाग आता है, तो इनके अंतर्गत 4% भाग आता है। देश की कुल लंबाई का 4%। राष्ट्रीय महामार्ग के अंतर्गत कितने आता है, 2%। राज्य महामार्ग के अंतर्गत कितने आता है, 4%। बात करेंगे जिला सड़क के बारे में। यह सड़क जिला मुख्यालयों तथा जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बीच संपर्क मार्ग का कार्य करती है। इसके अंतर्गत देश भर के कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत भाग आता है, तो जिला सड़क जो होती है वो पूरे भारत की जो सड़क बनाई गई है उसका 14% जो सड़क बनाई गई है वो जिला सड़क के रूप में बनाई गई है। ठीक, बात करेंगे ग्रामीण। सबसे ज्यादा सड़क कौन सी बनाई गई है, तो ग्रामीण सड़क बनाई गई है। कितने प्रतिशत इसका हिस्सा आता है पूरे देश में, तो 80% जो हिस्सा आता है वो ग्रामीण सड़क का ही हिस्सा आता है। भारत की कुल सड़क की लंबाई का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण सड़क के रूप में वर्गीकृत किया गया, तो 80% हिस्सा ग्रामीण सड़क के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्रामीण सड़कों के घनत्व में पाई जाती है, ग्रामीण सड़कों के घनत्व में कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो ग्रामीण सड़कों के घनत्व में प्रादेशिक विशेषता पाई जाती है। यह प्रादेशिक विशेषता क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये भूभाग की प्रकृति से प्रभावित होती है। तो ग्रामीण की सड़कों में कौन सी विशेषता देखने को मिलती है, तो ग्रामीण की सड़कों में के घनत्व में प्रादेशिक विषमता देखने को पाई जाती है। अब तक तो हमने पढ़ लिया राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिला की सड़कें, ग्रामीण सड़कें। अब इसके बाद और भी सड़कें आती हैं, उनको क्या कहा जाता है, अन्य सड़कें। अन्य सड़कों के अंतर्गत क्या क्या आती है, तो अन्य सड़कों के अंतर्गत सीमांत सड़क आती है और अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग आते हैं। क्या क्या आते हैं, सीमांत सड़क आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग आते हैं। सीमांत सड़क क्या कहलाती है, जो सीमा के क्षेत्रों में बनाई जाती है। सीमा मतलब जो हमारी बाउंड्री है देश की, ठीक है, उसके अंतर्गत आती है। सीमा सड़क संगठन का स्थापना कब किया गया था, तो सीमा सड़क संगठन, जिसको BRO बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई है, 1960 ईस्वी में की गई है। कब, 1960 ईस्वी में। इसका काम क्या है, BRO का काम क्या है, यह देश के उत्तरी एवं उत्तर पूर्वीय सीमा से सदी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के तीव्र और समन्वित सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने एवं रक्षा तैयारियों को मजबूती करने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। कौन सी सड़क, सीमा सड़क, सीमांत सड़कें।
बीआरओ ने सबसे ऊंची सड़क कौन सी बनाई है? तो बीआरओ ने सबसे अधिक ऊंचाई पर पर्वतीय क्षेत्रों में चंडीगढ़ की मनाली, हिमाचल प्रदेश तथा लेह लद्दाख से जोड़ने वाली सड़क बनाई है। यह सड़क समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है? तो यह सड़क जो है समुद्र तल से 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चंडीगढ़ को मनाली से और लेह से जोड़ने वाली, लेह यानी लद्दाख से जोड़ने वाली जो लिखा थी। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कें बनाने व अनुसरण करने के साथ साथ बीआरओ ने कौन सी जिम्मेदारी संभाला है? तो बीआरओ ने ऊंचाइयों, अति ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में बर्फ हटाने की भी जिम्मेदारी संभाला है। अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है? तो अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग का उद्देश्य पड़ोसी देशों के बीच भारत के साथ प्रभावी संपर्कों को उपलब्ध कराने हेतु। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? सीमा सड़क संगठन द्वारा बनवाई गई थी, बीआरओ के द्वारा। सबसे बड़ी अटल सुरंग बनवाई गई है विश्व की। कितनी किलोमीटर है? 9.02 किलोमीटर है। यह सुरंग पूरे साल जोड़ती है किसको? यह सुरंग जो है पूरे साल मनाही को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? मनाली से लाहौल स्पीति सागर को जोड़ती है, लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। कौन सी सड़क? अटल सुरंग। अटल सुरंग जोड़ती है, अटल टनल। किसको जोड़ती है? मनाली को लाहौल स्पीति से। पहले यह घाटी बर्फबारी के कारण कितने समय तक बंद रहती थी? तो 6 महीने तक। यह सुरंग किस पर्वतमाला के अंतर्गत आती है? तो यह सुरंग जो है हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला पे है। औसत समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है? 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना किसके अंतर्गत आता है? तो भारतमाला परियोजना यह 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे के विकास की परिकल्पना है। क्या है? 26,000 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना क्या कहलाती है? तो भारतमाला परियोजना, पहला पॉइंट है इसके लिए, 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे के विकास की परियोजना है। दूसरा, स्वर्णिम चतुर्भुज उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा के साथ अधिकांश माल ढुलाई को सड़क मार्ग से ले जाने की अपेक्षा है। तीसरा, इसके तहत रिंग रोड, बाईपास और ऊंचे गलियारों के विकास पर ध्यान दिया गया है जिससे नगरों के भीड़ भाड़ से बचा जा सके। इसके अंतर्गत भारतमाला परियोजना के अंतर्गत यह रखा गया है। अब बात करेंगे रेल परिवहन के बारे में, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? रेल परिवहन के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। यह बात किसने कही थी? तो महात्मा गांधी ने कही थी। भारतीय रेल की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई थी। कब हुई थी? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। कितने किलोमीटर दूरी थी? 34 किलोमीटर दूरी थी। प्रथम भारतीय रेल मुंबई से ठाणे कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। देश में सरकार का विशालतम उद्यम किसे माना जाता है? तो देश में सरकार का विशालतम उद्यम भारतीय रेल माना जाता है। किसको माना जाता है? भारतीय रेल को माना जाता है भारत का सबसे विशालतम, यानी भारत सरकार का विशालतम उद्यम भारतीय रेल को माना जाता है। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? तो भारतीय रेल जाल की लंबाई 67,956 किलोमीटर है। कितना? 67,1956, 67,956 किलोमीटर है। रेल परिवहन का कौन सा हिस्सा केंद्रीकृत रेल प्रबंधन तंत्र पर अत्यधिक दबाव डालता है? तो इसका अति विस्तार आकार जो है वह केंद्रीय रेल प्रबंधन तंत्र पर अत्यधिक दबाव डालता है। भारतीय रेल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय रेल को 16 मंडलों में विभाजित किया गया था पहले, जो वर्तमान में बढ़कर इसकी संख्या कितनी हो गई है? 19 हो गई है। कहीं कहीं इसको 18 भी माना जाता है, ठीक है। तो वर्तमान समय में कितनी है? 19 है। कौन कौन सी है? तो यहाँ पे दिया हुआ है सेंट्रल मंडल कहाँ पे है? तो किसके अंतर्गत आता है? मुंबई। अगर देखो कोई चीज़ को समझना है ना तो हम उसको ऐसे समझ लेंगे। कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे, ठीक है, ऐसे समझ लेंगे हम, ठीक। तो समझते हैं ऐसे। तो सेंट्रल में पूछा तो सेंट्रल में कौन सा आ जाएगा? सेंट्रल में यहाँ पे मुंबई आएगा, ठीक है। सेंट्रल में मुंबई। ईस्टर्न में जैसे मैप की तरह हम भूलेंगे नहीं, चीज़ें हमें कॉन्सेप्ट की तरह याद हो जाएंगी। सेंट्रल में मुंबई है। पूरब में कौन सी है? तो पूरब में वेस्ट बंगाल है, कलकत्ता। कौन सी है? कलकत्ता है पूरब में, ठीक है। नार्दर्न में कौन है? नार्दर्न में दिल्ली है। मुख्यालय कौन सा है नार्दर्न का? दिल्ली है। साउथ में कौन सी है? तो साउथ में चेन्नई है, ठीक है। अगर मैप के अनुसार समझेंगे साउथ में चेन्नई है। ईस्ट में कौन सी आती है? तो ईस्ट में आ जाती है, अरे वेस्ट में, ये वेस्ट होगा ना, तो वेस्ट में कौन सा आता है? तो वेस्ट में आता है मुंबई। मुंबई चर्च गेट आता है, ठीक है, मुंबई चर्च गेट। और सेंट्रल में मुंबई है, वेस्ट में मुंबई चर्च है। ईस्ट में पश्चिम बंगाल हम जानते हैं कलकत्ता आता है, उत्तर में दिल्ली होता है, ठीक है। और सब आते हैं लेकिन वहाँ मुख्यालय नहीं है। उत्तर का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। और दक्षिण का चेन्नई में। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें भी बांटा, इसमें बांटा ईस्ट
और सेंट्रल, कौन सा बांटा है, ईस्ट और सेंट्रल। तो ईस्ट और सेंट्रल को हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। ईस्ट सेंट्रल ये कहाँ पे है, ये हाजीपुर में है। हाजीपुर कहाँ पे है, बिहार में, तो ये हाजीपुर आ गया ईस्ट सेंट्रल का, ठीक है। ये ईस्ट सेंट्रल यहाँ नहीं आएगा, एक मिनट एक मिनट, ये यहाँ नहीं, ये कौन सा आता है इलाका, ये नॉर्थ ईस्ट आता है। क्या आता है, ये नॉर्थ ईस्ट आता है। कौन सा इलाका आता है, ये वाला इलाका नॉर्थ ईस्ट आता है। तो इस कहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट वाला, तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो आती है गोरखपुर। कहाँ पे आएगी, गोरखपुर आएगी, ठीक है। ईस्ट सेंट्रल की बात कर रहा है, ठीक है। ईस्ट सेंट्रल की बात कर रहा है, तो ईस्ट सेंट्रल कहाँ पे आएगा, इस पे आएगा ईस्ट सेंट्रल। इस तरह से मैप बनाकर हम चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है। इन तरह चीज़ों को हम बना के समझ लेंगे। तो सेंट्रल में क्या है, मुंबई है। ईस्टर्न में, पूरब में है कोलकाता। पूरब केंद्र में जो है वो हाजीपुर है। पूरब और केंद्र में जो है हाजीपुर है। ईस्ट कोस्ट में क्या आ जाती है, ईस्ट माने पूर्वी तट की बात करता है, तो पूर्वी तट पे कौन आती है, भुवनेश्वर आ जाएगा पूर्वी तट पे। उत्तर में है दिल्ली है, यानी कि कोस्ट में, यानी कि पूर्वी तट आता है ना इलाका, जो पूर्वी तट पे पाया जाता है। तो पूर्वी तट पे कौन सा पाया जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भुवनेश्वर हो जाएगा। नॉर्थ में दिल्ली की बात आता है, तो नॉर्थ सेंट्रल की बात करोगे तो नॉर्थ सेंट्रल वाला इलाका कहाँ पे आ जाएगा, इलाहाबाद आ जाएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की बात कर रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हम इसमें जोड़ देंगे, कौन आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में, मालीगांव, गुवाहाटी, असम का इलाका आ जाएगा। नॉर्थ वेस्टर्न कौन सा आएगा, नॉर्थ वेस्टर्न है जयपुर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को हम बात करेंगे, यहाँ पे कौन आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर सदर्न। सदर्न में कौन सा है, चेन्नई है। साउथ सेंट्रल की बात करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, सिकंदराबाद आ जाएगा, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद। साउथ ईस्टर्न कौन सा आ जाएगा, साउथ ईस्टर्न हो जाएगा कोलकाता, जिसको गार्डन रिच के नाम से जानते हैं। साउथ ईस्टर्न कोलकाता गार्डन रिच। साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर। साउथ ईस्ट वेस्टर्न हुगली। वेस्टर्न मुंबई चर्च गेट। और वेस्ट सेंट्रल जबलपुर। मेट्रो रेलवे कोलकाता। और दक्षिणी तट रेलवे विशाखापट्टनम। कोंकण रेलवे नवी मुंबई। साउथ वेस्टर्न जो हुबली दिया हुआ है, साउथ वेस्टर्न हुबली कर्नाटक में है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम याद कर लेंगे, याद करना बहुत ज़रूरी है, बिना याद किए नहीं होगा। अब बात करेंगे रेलवे की चौड़ाई के आधार पे भारतीय रेल को 3 वर्गों में बांटा गया है, रेलवे की पटरी की चौड़ाई के आधार पे। तो बड़ी लाइन क्या होती है, जिसे ब्रॉड गेज कहते हैं, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो दो पटरियों के बीच की दूरी 1.61 मीटर होती है, उसको हम ब्रॉड गेज कहते हैं। इस तरह की जो लंबाई बनी है, लंबाई जो है पूरे रेल पटरियों की लंबाई वह बनी है 63,950 किलोमीटर, यानी कि बड़ी लाइन के आकार की जो पटरियाँ बिछाई गई हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या में है, ठीक है। टोटल हमने देखा था 67,956 किलोमीटर, जिनमें से 63,950 किलोमीटर है वह ब्रॉड गेज की लाइन से बनाई गई हैं, बड़ी लाइन, जिसकी दूरी कितनी बीच आती है दो पटरियों के बीच में, तो 1.616 मीटर आती है। दूसरी जिसको मीटर लाइन बोलते हैं, तो इस जो मीटर लाइन की बनी है दो पटरियों के बीच में 1 मीटर की दूरी होती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 2,402 किलोमीटर, यानी 1 मीटर पटरी की जो लंबाई बनी है वो उसकी लंबाई कितनी है, मतलब दूरी, कितनी दूरी तक पटरी बिछाई गई है, तो 2,402 किलोमीटर तक। छोटी लाइन जिसे नैरो गैज बोलते हैं, इसमें दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर होती है। कितनी होती है, 0.762 मीटर होती है, से लेकर या 0.610 मीटर तक की लंबाई होती है। इस प्रकार की जो पटरी बनाई गई है, जो रेल की लंबाई, रेल पटरी की लंबाई जो है कितने किलोमीटर है, 1604 किलोमीटर बनाई गई है। यह प्रायः कहाँ पे पाई जाती है, तो पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित है। क्वेश्चन पूछ देगा कि पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित वाली कौन सी पटरी लाइन बिछाई गई है, तो नैरो गाज, छोटी लाइन वाली बिछाई गई, कहाँ पे, पर्वतीय क्षेत्रों में बिछाई गई है। अब बात करेंगे कोंकण रेलवे के बारे में, ठीक है। कोंकण रेलवे क्या कह रहा है कि कोंकण रेलवे का निर्माण कब हुआ था, कोंकण रेलवे का निर्माण कब किया गया था, 1998 में। कब किया गया था कोंकण रेलवे का निर्माण, 1998 में, 1998 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण किया गया था। यह भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि किसको माना जाता है, तो कोंकण रेलवे के निर्माण को, जिसका निर्माण कब किया गया था, 1998 ईस्वी में किया गया था। इसको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्यों माना जाता है, तो इसको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है क्योंकि अभियांत्रिकी का यह एक अनूठा चमत्कार माना जाता है। किसका, इंजीनियरिंग का। क्यों, क्योंकि यह जो रेल मार्ग है, कितना दूरी तक है, कोंकण रेलवे का निर्माण जो किया गया 760 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है, तो 760 किलोमीटर लंबा है। इसका जो मंडल है कोंकण रेलवे का वो कहाँ पे है, तो कोंकण रेलवे का मुख्यालय जो है वह नवी मुंबई है। कहाँ पे है, नवी मुंबई है। कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई, ठीक है। यानी कि मुंबई नाम से 3 मुख्यालय, एक सेंट्रल है, सेंट्रल मुख्यालय मुंबई है, वेस्टर्न वाला क्या है, मुंबई जो चर्च गेट है, और कोंकण रेलवे वाला नवी मुंबई है। ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें इसको क्यों माना गया कि एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि 760 किलोमीटर की है, लंबी दूरी है इसकी। और इसमें कितनी नदियां हैं, 146 नदियां व धाराओं, इनकी नदियों और धाराओं को मिलकर 146 नदियां को यह पार करता है, और 2000 पुलों को पार करता है, और 91 सुरंगों को पार करता है। यानी कि जो कोंकण रेलवे बनी है वह कितनी
146 नदियों को पार करता है, 2000 पुलों को पार करता है और 91 सुरंगों को पार करता है। 146 नदी, 2000 पुल और 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग भी बनी है, कितनी? 6.5 किलोमीटर की। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य भागीदार हैं। इसमें उद्यम में कोंकण रेलवे में कौन से राज्य भागीदार हैं? तो कोंकण रेलवे में राज्य भागीदार है कर्नाटक है, गोवा है और महाराष्ट्र है। कोंकण रेलवे में कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र ऊपर, फिर नीचे गोवा, फिर गोवा से नीचे कर्नाटका, ये 3 राज्य इसमें भागीदार हैं। ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान जो रेल किसे किसे जुड़े थे? तो ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान रेल जो थे शहरी क्षेत्र, कच्चा माल सामग्री उत्पादन क्षेत्र, बागान से जुड़े थे और व्यावसायिक फसल क्षेत्र, पहाड़ी स्थल तथा छावनी क्षेत्रों से भी उस समय जुड़े हुए थे। यह मुख्य रूप से संसाधनों के शोषण हेतु विकसित किए गए थे। जो अंग्रेजों ने हमारे देश में रेल विकसित किया था तो उनका मेन उद्देश्य था यहाँ पे भारतीय जो हैं उनके जो उत्पादन है उनके संसाधनों का शोषण करने के लिए किया गया था। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन रेल मार्गों का विस्तार किया गया और अन्य क्षेत्र में भी इन पर काम किया गया था। भारत में स्वतंत्रता के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा माना जाता है? तो कोंकण रेलवे के विकास को माना जाता है, जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट के साथ मुंबई और मैंगलोर के बीच सीधा संपर्क उपलब्ध कराता है।